सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आज आपको ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 11 उस रात की बात कहानी को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कहानीकार मिथिलेश्वर जी हैं। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 ईस्वी को बिहार के भोजपुर जिले के बैसाडी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय से एमए पीएचडी किया। मिथिलेश्वर जी ने अनेक कहानियाँ, उपन्यास, समीक्षात्मक आलेख, संस्मरण, व्यंग, निबंध और टिप्पणियाँ लिखी। ये एक संवेदनशील कहानीकार है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी उस रात की बात आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ उस रात की बात। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस समय मैं उस घटना को कभी भूल नहीं पाता। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा। मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी, जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए बिलख कर रो पड़ी। बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवाई लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। मैंने अंदर जाकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ। वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं। पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। छोड़ो, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपये का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले। किंतु इस बार बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। मेरे पास इतना समय नहीं कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है। इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। बच्चों, आइए इस अंश को पहले हम समझ लेते हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती है जो लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया मैले कुचैले कपड़ों में खड़ी थी। वह चेहरे से भिखारी लग रही थी। तभी उसने कागज का एक टुकड़ा लेखक की तरफ बढ़ाते हुए तिलक कर रो पड़ी और कहने लगी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, वह अस्पताल में है। डॉक्टर ने काफ़ी महंगी दवाई लिखी है। आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, भगवान आपका घर भरा रखेगा। लेखक उसके हाथ में कागज का टुकड़ा देखकर समझ गए कि ये पैसे मांगने का नया बहाना है। और लेखक ने सोचा, अक्सर ये लोग कभी धर्म के नाम पर, तो कभी अकाल के नाम पर और कभी बीमारी के नाम पर कुछ पैसे अधिक पा जाते हैं। लेखक अंदर चले गए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा
कि उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आओ। बेटी ने लेखक की बात मानी और वह बुढ़िया के पास गई। लौटकर उसने बताया कि वह बुढ़िया कह रही है कि वह भिखारिन नहीं है, बेटे के इलाज के लिए पैसे मांग रही है। उसका बेटा ठीक हो जाएगा तो वह लौटा देगी। इस बात को सुनकर लेखक ने कहा कि ये सब भीख मांगने के नए तरीके हैं। थोड़ी देर रुक जाओ या खुद ही चली जाएगी। लेखक की बात सुनकर लेखक की पत्नी को दया आ गई और उसने 1 रुपए का नोट अपनी बेटी को देते हुए कहा कि ये बुढ़िया को दे आओ और कहना कि और घरों से मांग ले। बुढ़िया ने उस छोटी सी बच्ची को जवाब दिया कि मेरे पास इतना समय नहीं कि शहर में घूम घूम कर और भी पैसे मांगूं। इस विपदा में आप लोग हमारी मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। वह बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी। लेखक ने सारी बातें सुनी और क्रोधित होकर बोले, छोड़ो, अपने आप चली जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। बुढ़िया ने कुछ देर आवाज़ लगाई और फिर निराश होकर चली गई। बच्चों, आइए अब आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था कि एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा नहीं दिखा। धीरे धीरे रात गहराते जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लग रहे थे। गीदड़ों की हुआ सुनाई दे रही थी। जंगली जानवर और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल के किनारे ही छोड़ दिया। कुछ ही दूर पर रोशनी दिखाई दी। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर आप कोई मिस्त्री बुला देते या कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं। उस बुढ़िया ने अपने घर की तरफ देखा, बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। आइए इन अंश को अब हम समझ लेते हैं। बच्चों, लेखक को इस घटना के ठीक 3 महीने बाद ही ऐसी परिस्थिति उनके सामने आएगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शहर से लौटते वक्त एक बियाबान स्थान पर उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, काफ़ी अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और भयानक जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसी स्थिति में लेखक के मन में डर उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं सड़क के किनारे छोड़कर किसी आश्रय की तलाश में आगे बढ़ चले। तभी थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी उन्हें दिखाई दी। वहां पहुंचकर लेखक ने देखा कि एक घर है और वहां से कुछ रोशनी नजर आ रही है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया बाहर निकली। लेखक की सारी बात सुनकर उसने कहा कि गांव में अभी कोई मिस्त्री नहीं है। कल सुबह दूसरे गांव से उसका बेटा मिस्त्री बुला लाएगा। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी और लेखक को वहां रुकना पड़ा। आइए आगे के अंश को पढ़ लेते हैं। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया।
बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं। ऐसा हो सकता है हम खा ले, अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसने बेटे से मेरा हाथ धुलवाया। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। बेटा, आगे की पंक्ति को हम समझ लेते हैं। लेखक सोच में पड़ गए, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बुढ़िया ने भी उनके अतिथि स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। लेखक के बार बार मना करने पर भी बुढ़िया ने उन्हें बाजरे की रोटी और बथुए का साग खाने को दिया। खाने के दौरान लालटेन की रोशनी में लेखक ने ध्यान से देखा तो दंग रह गया। लेखक को बीती हुई सारी घटना याद आ गई और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। जो उन्होंने लेखक के साथ किया और लेखक ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, ये सारी बातें उनके दिमाग में बार बार आने जाने लगी थी। गर्मी का समय था। उनके पास एक ही चारपाई थी। उन्होंने लेखक को सोने के लिए दे दिया और वे सभी जमीन पर सो गए। यह सब देखकर लेखक अपने किए पर काफी लज्जित हो रहा था। ये सब सोचते सोचते न जाने कब उनकी आंख लग गई। अब आगे के अंश को पढ़ते हैं। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया, उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया। मैंने तभी सोच लिया था कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। अब इन पंक्तियों को हम समझ लेते हैं। सुबह लेखक जब सोकर अभी उठे नहीं थे, तभी बुढ़िया का बेटा गांव से मिस्त्री बुलाकर उनकी मोटरसाइकिल ठीक करवा देता है। इसी बीच में लेखक के मना करने पर भी बुढ़िया ने लेखक के लिए चाय बना ली। चाय पीने के बाद लेखक जाते समय उस बुढ़िया को कुछ रुपए देना चाहता है, लेकिन बुढ़िया समझ गई थी। उसने रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैंने रुपए के लिए आपकी मदद नहीं की है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। लेखक वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में उस बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति ढेर सारा आदर का भाव उमड़ पड़ा। लेखक को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बुढ़िया के इस उपकार ने लेखक की आंखें खोल दी। उनके द्वारा पढ़ाए गए इस मानवता के पाठ को लेखक हमेशा याद रखेगा। यह प्रण उन्होंने अपने मन में ली और वह इस पर जीवन भर अमल करेगा। यह सोचकर वे वहाँ से चले गए। बच्चों, यह कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक
मिथिलेश्वर जी ने न केवल लेखक को पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि इस समाज को एक नई सीख देने की कोशिश की है। आप सभी भी इस सीख पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अपने